प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है और देश भर में कुछ राज्य हैं जहां ये काफ़ी अधिक रूप में फैल रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने राज्य में भी राजस्थान सरकार ने 3 मई तक जो है जन अनुशासन पखवाड़ा के रूप में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें जो सभी बाज़ार हैं या शिक्षण संस्थान या कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद सजग रहते हुए अपने परिवारजनों को और साथ ही आस पड़ोस के लोगों को समझाएं और उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, बेवजह बाज़ार ना जाएं। तो इस तरह से हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन्हें इस तरह प्रेरित करें, तभी जाकर हम स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस दौरान हमारे महाविद्यालय में भी नियमित रूप से जो है कक्षाएं नहीं होंगी। तो जो अपने शेष टॉपिक थे उनकी चर्चा हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपर्दन चक्र। तो अपर्दन चक्र से तात्पर्य है कि एक ऊपर उठा हुआ भूभाग एक समय के बाद अपक्षय और अपर्दन के कारकों के द्वारा एक समतल मैदान में बदल जाता है। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। अर्थात कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग है, कोई पठार है, पर्वत है या मैदान है जो समुद्र तल से, आधार तल से ऊपर उठा हुआ है, तो वो एक समय के बाद में अपर्दन के कारक, जिसमें नदी या बहता हुआ जल हो सकता है, भूमिगत जल है, पवनें हो सकती हैं, हवाएं, सागरीय जल है, हिम नदियाँ हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में इन स्थलाकृतियों को प्रभावित करती हैं, उनका अपर्दन करती हैं और एक समय के बाद में ये जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है ये लगातार घिसकर या अपर्दन के द्वारा एक मैदान में बदल जाता है। तो इस संपूर्ण चक्र को ही अपर्दन चक्र कहते हैं। तो ये एक कई अवस्थाओं में गुजरता है। तो कोई भी जो भूभाग है ऊपर उठा हुआ है वो अपर्दन के कारकों के द्वारा, और जिसमें संयोग अपक्षय भी होता है, तो इनके द्वारा वो एक मैदान में बदल जाता है। तो इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है या जो विचार या सिद्धांत है, ये सबसे पहले अमेरिका के विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था। उन्होंने अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र कहा है। अर्थात एक ऊपर उठा हुआ भूभाग कई अवस्थाओं में अपक्षय और अपर्दन के द्वारा एक मैदान में बदल जाता है। इसे ही उन्होंने भौगोलिक चक्र कहा। अर्थात जो भूभाग ऊपर उठा हुआ है वो कई अवस्थाओं में, अवस्थाओं से यहाँ तात्पर्य है जैसे एक मानव जीवन की अवस्थाएं होती हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था। ऐसे ही कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग है उसकी भी कुछ अवस्थाएं होती हैं और धीरे धीरे वो अपर्दन के द्वारा एक मैदान में बदल जाता है। इन अवस्थाओं की चर्चा हम आगे करेंगे। तो विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में ये भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या जो स्थल रूप बनते हैं, इनका विकास एक ऐतिहासिक क्रम में होता है और कोई भी स्थल रूप जो आज बना हुआ है वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी के जो धरातल पे हैं वो 2 तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है आंतरिक या अंतर्जात बल, जिससे धरातल पे विभिन्नताएं या विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि आंतरिक बल के कारण उत्थान होता है या अवतलन होता है। उत्थान के कारण पर्वत या पठार या पहाड़ियाँ बन जाती हैं, जबकि अवतलन के कारण झील, गड्ढे आदि बन जाते हैं। तो ये तो आंतरिक बल हो गया जिससे धरातल पर विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। दूसरा होता है बहिर्जात बल, जिसमें नदी है, सागरीय तरंगे हैं, हिमानी, पवन आदि हैं। तो ये जो हैं बहिर्जात बल,
ये जो धरातल पे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं उनको वो समतल करने का कार्य करते हैं। तो इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। तो इन दोनों बलों के द्वारा ही जो है स्थलाकृतियाँ प्रभावित होती हैं, इनका विकास प्रभावित होता है। तो अंतर्जात बलों से तो विभिन्नताएं होती हैं, और बहिर्जात बलों में क्या होता है, उनका वो अपर्दन व अपक्षय होने से वो एक समतल मैदान में बदल जाते हैं। तो डेविस महोदय ने अपनी इस संकल्पना में यह समझाने का प्रयास किया है कि जो भी स्थल रूप या स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं वो 3 चीज़ों से प्रभावित होती हैं: संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय, जिसे डेविस के त्रिकुट या ट्रायो ऑफ डेविस कहते हैं। अर्थात जो भी स्थल रूप बने हैं इनके निर्माण और विकास पर संरचना का, प्रक्रम का तात्पर्य है अपर्दन के कारक, और अवस्था का मतलब समय के बाद में स्थल रूप जो हैं प्रभावित होते हैं। तो यहाँ संरचना से तात्पर्य है कि चट्टानों की संरचना किस तरह की हैं, उसमें रंध्र हैं, जोड़ हैं, या जो किस तरह की चट्टानों के गुण पाए जाते हैं। मुलायम चट्टान है उनका अपर्दन अधिक हो जाता है, जल्दी होता है, जबकि कठोर चट्टान का अपर्दन धीरे धीरे होता है, उसमें समय लगता है। तो किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृति में किस तरह की चट्टानें हैं, उनकी संरचना किस तरह की है, तो वो संरचना उस अपर्दन को प्रभावित करेगी। दूसरा है प्रक्रम। तो किसी भी क्षेत्र में कौन सा प्रक्रम सक्रिय है, यहाँ प्रक्रम से तात्पर्य है अपर्दन के कारक। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बहता हुआ जल सक्रिय रहेगा, जैसे कि नदी जहाँ अधिक है तो वहाँ नदियों से अपर्दन होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ हवाएं सक्रिय होती हैं तो वहाँ हवा के द्वारा अपर्दन होगा। सागरीय जो किनारे हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ सागरीय लहरों से अपर्दन अधिक होगा। भूमिगत जल है जो भूमि के नीचे, तो वहाँ जो कारक सक्रिय है वो भूमिगत जल है। तो ये जो अपर्दन के कारक हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तीसरा है समय अथवा अवस्था। तो जो भी स्थल रूप बने हुए हैं, जैसे कि आज अरावली पर्वतमाला की बात करें तो एक समय में ये काफ़ी ऊंची पर्वतमाला थी, ये वलित पर्वतमाला है, लेकिन धीरे धीरे अपर्दन के कारण, अपक्षय के कारण आज ये घर्षित अवशेष रूप में पाई जाती है, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में पाई जाती है। तो कोई भी जो स्थलाकृति है उसका जो उत्थान होगा, फिर उस पर अपर्दन होगा और धीरे धीरे वो एक मैदान में बदल जाती है, तो उसमें समय लगता है। तो उसकी कई अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। उन अवस्थाओं से होकर वो स्थल रूप विकसित होते हैं और अनेक तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो डेविस महोदय ने यह स्पष्ट किया कि स्थल रूपों का निर्माण और जो विकास है उस पर संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रभाव पड़ता है। इसे ही डेविस के ट्रायो या डेविस का त्रिकुट कहते हैं। डेविस महोदय ने अपने अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र को कुछ अवस्थाओं के माध्यम से समझाया है और एक डायग्राम या ग्राफ के द्वारा अपने इस भौगोलिक चक्र को प्रदर्शित किया है। तो इन्होंने जो है अवस्थाएं हैं 3 मानी हैं: तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण या वृद्ध अवस्था। तो इन अवस्थाओं के माध्यम से ही स्थल रूपों का विकास होता है, उनमें कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कई तरह के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने जो अपने भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र का प्रदर्शन किया तो कुछ मान्यताएं मानी हैं। जैसे कि हमने चर्चा की, इन्होंने बताया कि स्थल रूप जो हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात बलों से प्रभावित होते हैं। इनका विकास एक क्रमिक रूप में होता है, चरणबद्ध रूप में होता है, और नदी जो है वो अपर्दन के द्वारा अपनी घाटी को गहरा करती रहती है, अर्थात वो तब तक अपर्दन करेगी जब तक वो आधार तल के बराबर ना हो जाए। यहाँ आधार तल से तात्पर्य ये है, मान लीजिए ये कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग है तो इसका अपर्दन तब तक होता रहेगा जब तक ये इस आधार तल तक ना आ जाए। यहाँ आधार तल जो है सागरीय तल को माना गया है, तो कोई भी ऊपर उठा हुआ भूभाग जो है उस पर अपर्दन तब तक होता रहेगा जब तक वो घिसकर इस आधार तल के बराबर ना आ जाए। तो डेविस महोदय ने भी अपने सिद्धांत में ये 3 अवस्थाएं बताई हैं और एक ग्राफ के द्वारा उसको प्रदर्शित किया है। यहाँ देखिए, ये जो है ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है
यहाँ ये अवस्थाएं हैं, तरुण अवस्था है, ये बीच वाली प्रौढ़ अवस्था है और ये जीर्ण अवस्था। यहाँ जो है ये लेवल है, बेस लेवल का मतलब आधार तल, तो यहीं तक अपर्दन होगा। तो नदी है या अन्य जो कारक हैं वो आधार तल तक ही अपर्दन कर पाते हैं, इसके नीचे अपर्दन नहीं होता। तो इन अवस्थाओं के माध्यम से डेविस महोदय ने स्पष्ट किया है कि पहले जो धरातल पे है उत्थान प्रारंभ होता है और उत्थान की अवधि छोटी होती है, और जब तक धरातल में उत्थान होता है अपर्दन शुरू नहीं होता। लेकिन जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है तो अपर्दन की क्रिया फिर शुरू हो जाती है, और वो अंत तक, जब तक कोई ऊपर उठा हुआ भूभाग एक समतल मैदान में ना बदल जाए तब तक चलती रहती है। तो इन्होंने बताया कि कोई जैसे ऊपर उठा हुआ भूभाग है, यहाँ देखिए ये ऊपर उठा हुआ भूभाग है, तो इसमें जो है शुरुआती तौर पे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतों में नदियाँ हैं, छोटी छोटी होती हैं, युवा होती हैं, तो वो दो तरह का अपर्दन करती हैं। एक तो होता है लंबवत अपर्दन तरुण अवस्था में, और एक होता है शीर्ष अपर्दन। लंबवत अपर्दन का तात्पर्य है नीचे की ओर, तो वो अपनी घाटी को गहरा करती हैं। और शीर्ष अपर्दन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई नदी इस स्थान से निकल रही है तो ये शीर्ष की ओर अपर्दन करेगी, तो यहाँ कटाव करेगी तो नदी की लंबाई बढ़ती जाएगी, पीछे की ओर ये बढ़ जाएगी, तो इसे सरिता दीर्घीकरण कहते हैं। इसमें नदी की लंबाई बढ़ती है। तो अपने शीर्ष की ओर, उद्गम की ओर जो अपर्दन होता है वो शीर्ष अपर्दन कहलाता है। तो शीर्ष अपर्दन और लंबवत अपर्दन जो ये विशेषताएं हैं ये तरुण अवस्था में होती हैं, और तरुण अवस्था में नदियाँ छोटी छोटी होती हैं तो वो घाटी को गहरा करती हैं। इसमें वी आकार की घाटियाँ, गार्ज व कैनियन जैसे स्थल रूप बनते हैं। इनकी चर्चा हम नदी अपर्दन से संबंधित स्थल रूपों में करेंगे। तो तरुण अवस्था या युवा अवस्था में शीर्ष अपर्दन और लंबवत अपर्दन अधिक होता है घाटी का नीचे की ओर। जैसे देखिए यहाँ ये ऊपरी भाग है, ऊपरी चोटियाँ हैं, तो यहाँ ये घाटी का नीचे की ओर अपर्दन होगा, तो घाटी गहरी होगी। इनका किनारों की ओर अपर्दन नहीं होता, जिसे पार्श्विक अपर्दन कहते हैं। तो तरुण अवस्था में शीर्ष व लंबवत अपर्दन अधिक होता है। जैसे ही प्रौढ़ अवस्था शुरू होती है तो इसमें लंबवत अपर्दन के साथ साथ जो है पार्श्विक अपर्दन, मतलब नदी है अपने किनारों की ओर भी अपर्दन करना शुरू कर देती है। और जब किनारों की ओर अपर्दन होगा तो घाटी चौड़ी होगी। यहाँ देखिए ये ऊपर उठे हुए शीर्ष भाग हैं, तो ये संकीर्ण है। तो इस अवस्था, युवा अवस्था में तो ये संकीर्ण रहेंगे, चोटियाँ रहेंगी, घाटी गहरी होगी। लेकिन जैसे ये अवस्था आएगी दोनों तरफ कटाव होगा। जैसे नदी बह रही है तो नदी के दोनों ओर कटाव होने से वो घाटी चौड़ी होगी, और जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है वो भी सकरा होगा। तो इस तरह प्रौढ़ अवस्था में जो है पार्श्विक अपर्दन के कारण घाटी गहरी होने के साथ साथ चौड़ी भी होने लगती है, और जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है वो उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। अंतिम जो अवस्था है ये देखिए जीर्ण अवस्था, वर्ध अवस्था। तो यहाँ वर्ध अवस्था में जो लंबवत अपर्दन है वो बंद हो जाता है, नीचे की ओर जो कटाव है, जबकि जो किनारों का जो है पार्श्विक अपर्दन है वो अधिक होता है। इसलिए जो है घाटियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं और अंत में एक समतल मैदान में बदल जाती हैं। तो यहाँ देखिए ये जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं, इस अवस्था में धीरे धीरे ये घिसकर नीचे हो गए और चौड़े हो गए, और अंत में ये एक मैदान में बदल गए। तो डेविस महोदय ने जो जीर्ण अवस्था है उसमें जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, पर्वत पठार है ये, तो ये अंत में एक समतल मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्राय मैदान या डेविस महोदय ने पेनीप्लेन कहा है। तो ऊपर उठा हुआ भूभाग अंत में जीर्ण अवस्था में क्या हो गया, संप्राय मैदान में बदल गया, जिसे पेनीप्लेन कहा है। और इस पेनीप्लेन में जो ये ऊपर उठे भूभाग थे, कुछ चोटियाँ हैं वो बिखरी हुई पाई जाती हैं। तो इन चोटियों को मोनाडनाक कहा जाता है। तो संप्राय मैदान में जो शंक्वाकार पहाड़ियाँ फैली हुई होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, इन चोटियों को क्या कहते हैं, मोनाडनाक। मोनाडनाक जो नामकरण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक मोनाडनाक पहाड़ी है उसके नाम पर किया गया है।
तो इस तरह डेविस महोदय ने अपने भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र में इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, उत्थित जो स्थलाकृति है, वो अपर्दन के द्वारा कुछ अवस्थाओं में, यहाँ अवस्थाएं 3 हो गई, तरुण अवस्था में अलग तरह का अपर्दन होगा, अलग तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। फिर प्रौढ़ अवस्था में जो स्थलाकृतियाँ ऊपर उठी हुई हैं तो पार्श्विक अपर्दन से चौड़ाई होगी, तो वो ऊपर उठा हुआ भूभाग जो है वो नीचा होगा, ऊंचाई कम होगी और अंत में वो एक मैदान में बदल जाता है। इसे ही अवस्था कहते हैं। तो ऊपर उठा हुआ भूभाग है, ये एक समय के बाद में समतल मैदान में बदल जाता है। यही भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र कहलाता है। डेविस महोदय के भौगोलिक चक्र का अगर मूल्यांकन करें तो इनके इस संकल्पना को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। सन 1950 तक यह सिद्धांत विश्व भर में छाया रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके आलोचकों की संख्या भी बढ़ती गई। अगर इस सिद्धांत के प्रभावी पक्ष की बात करें तो ये सिद्धांत अत्यधिक सरल भाषा में प्रस्तुत है, जिसके कारण ये काफ़ी लोकप्रिय रहा। इनकी जो शैली रही है, समझाने का जो तरीका है, वो काफ़ी आकर्षक था। इसके साथ ही इनके सिद्धांत के कुछ कमज़ोर पक्ष भी हैं। अगर इनके सिद्धांत की आलोचना के रूप में कहा जाए तो इन्होंने जो ये बताया कि पहले उत्थान होगा और उत्थान के बंद होने के बाद या उत्थान समाप्ति के बाद ये अपर्दन शुरू होता है, तो ये जो है इसकी आलोचना की गई है कि अपर्दन है वो उत्थान का इंतज़ार नहीं करेगा, उत्थान के साथ साथ ये अपर्दन शुरू रहता है। दूसरा, इनके सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि जो ये अवस्थाएं होती हैं 3, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था, तो इन अवस्थाओं से गुजरने के लिए कोई भी जो स्थल भाग है उसे स्थिर होना पड़ेगा। जो स्थिर रहेगा तभी ये अवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय होंगी। लेकिन प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार स्थल खंड स्थिर नहीं होते हैं, उनमें हलचल होती रहती है। तो इस तरह इनके इस सिद्धांत की कुछ बिंदुओं पर आलोचना भी की गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया वो आगे आने वाले जो विद्वान थे उनके लिए एक आधार रूप में प्रस्तुत किया, और एक सरल रूप में प्रस्तुति के कारण इनके सिद्धांत को काफ़ी मान्यता भी मिली है। धन्यवाद।